तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमने देखा था कि उस लड़की का दादा उसे कार्ड देने को बोलता है। अब आगे लड़की एमसी को कार्ड देते हुए बोलती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। तब एमसी बोलता है, अरे कोई बात नहीं, मेरे मास्टर ने मुझे सिखाया है कि डॉक्टर का दिल बड़ा होना चाहिए और मैं भी किसी दिन आपको खाने पर बुलाऊंगा। और बोलता है, मैंने सुना है वेस्ट वेस्ट नाम की एक जगह है जहाँ स्वादिष्ट फ्राइड चिकन मिलता है। तो अब दोनों हंसते हैं कि ये कितना मन का सच्चा है। तभी वहाँ डॉक्टर आता है और बोलता है, बच्चे तेरा मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ है? अगर तुम नहीं बता सकते तो पुलिस को बुलाऊंगा। और गुस्से में बोलता है, बिना लाइसेंस वाला डॉक्टर अगर किसी को नुकसान पहुंचाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तब एमसी बोलता है, बुला लो, पर वो तुमको पकड़ के जाएगी, मुझे नहीं। तब डॉक्टर बोलता है, तुम अभी भी हार नहीं मान रहे हो? मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। बिना लाइसेंस के इलाज करने पर 10 साल की जेल हो सकती है। तभी अचानक ट्रेन रुक जाती है, जो देखकर वे सोचते हैं ट्रेन क्यों रुक गई। तभी आवाज आती है, यात्रीगण चिंता न करे, ये एक अस्थायी स्टॉप है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, जो देखकर डॉक्टर बोलता है, आप बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं। मैं जिहांग सिटी के हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। ये लड़का बिना लाइसेंस के इलाज के रहा है, इसे गिरफ्तार कर दीजिए। तब पुलिस वाले बोलते हैं, अच्छा तो तुम हो जियांग बो? तो अब डॉक्टर बोलता है, हाँ मैं ही हूँ, क्यों, क्या हुआ? तब पुलिस उसे हथकड़ी पहना देते हैं और बोलते हैं कि तुम पर नकली दवाइयां बेचने का आरोप है। तुम्हारी वजह से कई लोगों ने अपनी आंखें खो दी तो कई लोगों ने अपनी जान। तो डॉक्टर बोलता है, मैंने ऐसा नहीं किया, तुमने गलत इंसान को पकड़ लिया है, मुझे जाने दो। और पुलिस उसे ले जाती है कि जो भी है उससे स्टेशन पर बात करेंगे। और एमसी सोचता है, मुझे लग ही रहा था, उसमें मुझे काला साया महसूस हो रहा था। तब लड़की बोलती है, ऐसा लगता है तुमको पहले ही पता था कि उसे पकड़ने वाली है, पर ये आपको कैसे पता चला? तब एमसी बोलता है, अरे ये तो बस एक अनुमान था। तब लड़की एमसी के पास बैठ जाती है और बोलती है, अब अंदाजा लगाओ कि मेरे साथ क्या होगा। जो देखकर दादा सोचते हैं, इस लड़के के पास कई राज हैं, लेकिन ये शांत और विनम्र है, ये सच में खास इंसान है। और एमसी पास बैठा सोचता है, इस लड़की की गंध बहुत अच्छी है, भुने हुए सुरों से एकदम उल्टी है। और सोचता है, मुझे लड़की पटाओ वाली बुक से बहुत कुछ सीखने को मिला है। और एमसी बोलता है, मैं इन बातों का अनुमान तो नहीं लगा सकता, पर एक बात बोल सकता हूँ कि तुमको भविष्य में हरे कपड़ों वाले से सावधान रहना चाहिए। तब लड़की बोलती है, अरे ये क्या बात हुई, तुम सही से अनुमान नहीं लगा रहे हो? मैंने सुना है अनुमान के लिए तुमको मुझे अच्छे से देखना पड़ेगा। और थोड़ा पास आ जाती है। तब एमसी बोलता है, अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, जो तुमने सुना है वे कहानियों में होता है। तब ग्रैंडपा बोलते हैं, आह ओह मेरी बच्ची, लिटिल मास्टर को परेशान मत करो। और बोलता है, क्या आपके पास कोई तरीका है जिससे ये बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाए? तो एमसी बोलता है, बिल्कुल, मेरे नुस्खे से 3 महीने तक दवा लेने पर आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। जो सुन के बूढ़ा शौक हो जाता है कि मैंने कितने डॉक्टर को दिखा दिया पर वे सही नहीं कर पाए और इसने इतना जल्दी कर दिया। और एमसी अपने बैग कुछ ढूंढने लगता है और एक ब्रश निकाल लेता है, जो देखकर लड़की सोचती है आज के समय में इसे कौन यूज करता है। और एमसी से बोलती है, क्या तुमको इससे लिखने में दिक्कत नहीं होगी? तो एमसी बोलता है, ये हमारी विरासत का हिस्सा है, हम इसे नहीं खो सकते। और लिखकर उस पर फूंक मारने लगता है। और ये सब हरकतें देखकर लड़की को तो अलग ही ऑर्गेज़म आने लगता है कि क्या छोरा क्या हो रहा है, ऐसे लड़के शहरों में देखने को नहीं मिलते हैं। और अगले सीन में एमसी दादा को रेसिपी देते हुए बोलता है, लगता है आपकी बीमारी खानदानी है, आप उनको भी ये नुस्खा दे सकते हैं। जो सुन के बूढ़ा शौक हो जाता है और रेसिपी लेते हुए बोलता है, आपको कैसे पता चला ये बीमारी खानदानी है? तो एमसी बोलता है, चिंता मत करो, मैंने आपके लक्षणों और आपकी विशेषताओं से ये अनुमान लगाया है, आप बुद्धिमान व्यक्ति प्रतीत होते हैं। महान शिक्षक ने कहा कि जो लोग ऊंचे पदों पर होते हैं वे कड़ी मेहनत करते हैं, इसीलिए हृदय की ऊर्जा कम हो जाती है और इस पर उनका प्रभाव पड़ता है। आपके रूप रंग से ऐसा लगता है कि आपके परिवार के सदस्य बहुत मेहनत करते हैं। यह सुन के बूढ़ा बोलता है, ये मैंने पहली बार किसी के मुंह से सुना है, वरना तो लोग सोचते हैं कि ऊंचे पदों पे बैठे लोग ऐसो आराम की जिंदगी जीते हैं, लेकिन हकीकत में वे बाकियों से सैकड़ों गुना ज्यादा मेहनत करते हैं। और बूढ़ा बोलता है, किसी बड़ी कंपनी का नेतृत्व करना किसी समंदर में जहाज चलाने जैसा है, एक गलती और आपका जहाज डूब जाएगा। और सोचता है, ये सब पीड़ा शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। और बूढ़ा एमसी के सामने ग्रीट करते हुए बोलता है, ये नुस्खा सही हो या ना हो, यू परिवार आपका सदा आभारी रहेगा। जो देखकर एमसी बोलता है, अरे ऐसा ना करें, ये तो छोटी बात थी, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। तब ग्रैंडपा अपनी लड़की से बोलते हैं, बेटा इनके पास से वो कार्ड वापस ले लो। तब लड़की एमसी को बोलती है, सुना, तुम कार्ड वापस दो। जो सुन के एमसी सोचता है, ये अजीब है, वो आपको कार्ड देते हैं और फिर वापस ले लेते हैं। शहर में लोगों की सोच वाकई अजीब है। और एमसी कार्ड उसको दे देता है। तब लड़की अपने ग्रैंडपा को बोलती है, दादाजी मुझे कार्ड वापस मिल गया है। तब ग्रैंडपा बोलते हैं, ऐसा करो, तुम वीचैट पर अपने फोन नंबर एक्सचेंज कर लो। और अगले सीन में लड़की फोन निकाल लेती है। मुझे नहीं पता ये कहां से निकाला, ना तो इसने ऐसी पैंट पहनी जिसमें जेब हो, तो आई गेस कि उसने अपनी चोली से निकाला है। और बोलती है, मेरे कोड को स्कैन करने के लिए तुमको अपने फोन की जरूरत होगी। पर एमसी को कुछ समझ नहीं आता और बोलता है, कोड स्कैन ये सब का क्या मतलब है? तब लड़की बोलती है, ओह मैं मतलब 2 आयामी कोड। जो सुन के एमसी भी लाइक कुछ समझ
समझ नहीं आ रहा है। और एमसी अपनी जेब में हाथ डालता है और अपना नोकिया एस अल्ट्रा निकाल लेता है, जो देखकर लड़की बोलती है अरे बाप, ऐसा फोन तो मैंने कभी यूज नहीं किया। तब एमसी बोलती है ये मेरे मास्टर ने मुझे तोहफा दिया था, इसका उपयोग मैं खबरें और इंटरनेट के लिए करता हूँ। इसने मुझे ऐसी चीज दिखाई जो मैंने कभी नहीं देखी थी, और जो आप सोच रहे हो क्रोम वाली, वो बिल्कुल नहीं। तब लड़की बोलती है क्या इसमें वी चैट है, और सोचती है क्या खजाना, ये तो कबाड़ है, लगता है इस लड़के ने बहुत कठिन जीवन जिया है। तब एमसी बोलता है नहीं, मेरे पास तो ये नहीं है, पर सर्वोत्तम मेरे मास्टर के पास इसका अधिकार था वी चैट रखने का। जो सुन के वे दोनों थोड़ा परेशान हो जाते हैं, भाई क्या था इसका मास्टर। और एमसी बोलता है क्या कोई और वी चैट नहीं है जो मैं यूज कर सकूं। तब ग्रैंडपा बोलते हैं बेटा इनको परेशान मत करो, तुम सिर्फ नंबर एक्सचेंज कर लो। और दोनों नंबर बदल लेते हैं, और लड़की बोलती है मैंने तुम्हारा नंबर सेव कर लिया है, और बोलती है जब हम जियांगजाओ पहुंचेंगे तो मैं तुमको खाने पर आमंत्रित करूंगी। और बोलती है अगर तुम फ्राइड चिकन खाना चाहते हो तो हम ऐसा कर सकते हैं। जो सुन के एमसी अरे नेकी और पूछ पूछ। और उनको देखते हुए बूढ़ा सोचता है पहले मुझे लगा था ये बच्चा हमारे को फंसाना चाहता है, लेकिन ये सब जानने के बाद मुझे लगता है इसका आना हमारे किस्मत में था। लगता है भगवान ने मेरी लड़की को फ्यूचर में बचाने के लिए भेजा है। और सोचता है लेकिन लिन लिन यू परिवार का हिस्सा है और वांग परिवार ने उसे निशाना बनाया है। यदि वांग परिवार हमारे परिवार के हितों की उपेक्षा करता है और लिन लिन को अपने परिवार में शादी करने के लिए मजबूर करता है, तो यू परिवार क्या कर सकता है। और सोचता है जो होगा देखा जाएगा। जो देखकर एमसी सोचता है बूढ़ा आदमी परेशान लग रहा है। तब एमसी पूछता है ग्रैंडपा क्या आपको कोई और परेशानी है तो मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर सकता हूँ। तब ग्रैंडपा बोलते हैं बस एक छोटी सी बात है, इस समय श्री अलसगीर से मिलना मेरे लिए एक आशीर्वाद है। तब एमसी बोलता है अरे ग्रैंडपा, उपस्थिति अच्छे भाग्य का संकेत है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जो भी हासिल करना चाहते हैं वे आसानी से हासिल हो जाएगा। जो सुन के ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया छोटे मास्टर। और एमसी लड़की को बोलता है लेकिन तुम मुसीबत में पड़ जाओगी अगर हरे कपड़ों वाली से सावधान नहीं रही तो। जो सुन के लिन अपना मुंह बना लेती है। वहीं दोस्तों लड़कियों के नखरे दिख रही हैं और बोलती है ऐसा क्यों है, जब बात मुझ पर आती है तो ये एक भयानक तबाही बन जाती है, लगता है मैं गलत थी कि तुम कुछ बता पाओगे फ्यूचर। और अगले सीन में एमसी लड़की का बैग पकड़ के लेके जाता है और वे दोनों उसके पीछे पीछे आते हैं। और एमसी बोलता है अरे ये इतना बड़ा बैग सच में तुम्हारा है। तो लड़की बोलती है हाँ, अगर तुम नहीं होते तो मुझे बहुत परेशानी होती इसे लाने में। और ग्रैंडपा बोलते हैं इस बार लिन की दोस्त लेने आ रही हैं। और एमसी बोलता है अरे कोई बात नहीं, इस बैग का वजन बस कुछ बांस की लकड़ियों जितना है। और लिन यहाँ वहाँ देखते हुए कि उसने मुझे थोड़ी देर पहले ही वी चैट पर बोला था कि वो यहाँ आ गई है, लेकिन कहाँ रह गई। तभी वहाँ एक गाड़ी आती है और उसमें से एक हरी परी निकलती है। और चुयिंग बोलती है लिन देरी के लिए मुझे माफ करो। और लिन सोचती है क्या हरे कपड़े। और लिन एमसी के पास जाते हुए बोलती है अब इस प्रॉब्लम का कोई रास्ता है। तो एमसी बोलता है हाँ, पर यहाँ बहुत लोग हैं, क्या तुम उसके कपड़े उतरवा सकती हो। जो सुन के भाई साहब दोनों ही शौक हो जाती है और शर्माते हुए बोलती है ओह, क्या उसे सच में अपने कपड़े उतारने होंगे। तब एमसी बोलता है जब तक वे हरे कपड़े पहने हैं वो तुम्हारे लिए आपदा है, इससे बचने के लिए उसके कपड़े बदलना ही सही है। तो लड़की खुश होते हुए बोलती है इसका मतलब वो कपड़े बदल लेती तो मेरे लिए ठीक हो जाएगी। तो एमसी बोलता है बिल्कुल। और वो हरे कपड़ों वाली लड़की सोचती है लिन शायद ही किसी लड़की से बात करती है, लेकिन आज ये साधारण लड़के के करीब क्यों है, ये लड़का कौन है। और सोचती है क्या ये लड़का मेरे दोस्त को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। लिन उसके पास जाते हुए बोलती है यिंग मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो वो भी बोलती है अरे मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। और कुछ बोलने वाली होती है उससे पहले लिन बोलती है यिंग पहले मुझे कहने दो, क्या तुम अपने कपड़े बदल सकती हो। जो सुन के यिंग मुंह बना लेती है कि क्या। तब लिन उसका हाथ पकड़ के बोलती है प्लीज मना मत करना, मुझे पता है तुम्हारी कार की डिग्गी में और भी कपड़े हैं। तब यिंग बोलती है ओम ठीक है, मैं तुम्हें मना नहीं कर सकती हूँ, मैं कपड़े बदल सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ कार तक आना होगा। तो लिन खुश होकर बोलती है ठीक है कोई बात नहीं। और हमें उसकी कार दिखाई जाती है और अपने कपड़े उतारते हुए बोलती है मुझे तुमसे ये पूछना था कि उस लड़के से तुम्हारा क्या रिश्ता है। तो लिन बोलती है कौन लड़का। तो यिंग बोलती है अरे कौन क्या, वही जो बाहर था अभी तुम्हारे साथ। और बाहर एमसी को देखने लगती है पर एमसी वहां से जा चुका था। जो देख के बोलती है अरे अभी तो वही था, कहाँ गया। जो सुन के लिन देखने लगती है ओह वो लड़का, वो तो मेरा दोस्त है जो ट्रेन में बना, अरे वो कहाँ गया बिना बाय बोले। तब यिंग बोलती है उसने मुझे आते जरूर देख लिया था इसलिए छिप गया, तुम्हें सावधान रहना होगा, उससे बेवकूफ मत बनना, जो लोग सरल दिखते हैं वे सबसे अधिक धोखेबाज होते हैं। तब लिन उसे ढूंढते हुए कि अरे वो कहाँ चला गया मुझे बिना बाय बोले। और ये सब देख के यिंग चिढ़ने लगती है अरे इस लड़की को क्या हो गया है, ये तो मुसीबत है। और सड़क के बीच हमें एमसी दिखाया जाता है जो बोलता है किसी महान व्यक्ति ने कहा है पराई लड़की को कपड़े नहीं बदलने चाहिए, और वो महान व्यक्ति मेरे टीचर हैं। और अपने फोन में लोकेशन देखते हुए बोलता है मेरे टीचर ने मेरे लिए एक अच्छी जगह पर रहने की व्यवस्था की है, पर मुझे उसे ढूंढना होगा। तभी वहाँ एक टैक्सी वाला आता है और बोलता है भाई कहाँ जाना चाहोगे, मैं गाड़ी तेज चलाऊंगा, तुमको जल्दी पहुंचा दूंगा।
तब एमसी फोन देखते हुए बोलता है मेरी लोकेशन में वो जगह बस 13 किलोमीटर ही दूर है। तब वो आदमी सोचता है ये लंबी यात्रा है, इसको पागल बना के मैं आज अच्छे पैसे कमा लूंगा और एमसी से बोलता है चलो अंदर आ जाओ, ये 10 किलोमीटर से ज्यादा है। तो एमसी बोलता है धन्यवाद, लेकिन इस दूरी पर मुझे कार की जरूरत नहीं है। तो कार वाला बोलता है क्या ये दूर नहीं है, क्या तुम दौड़ के जाओगे? तो एमसी बोलता है हाँ ये दूरी कुछ नहीं है, इससे ज्यादा तो मैं पहाड़ पर दौड़ा करता था। और भागने के लिए अपना स्टैंड लेता है और भाग जाता है, जो देखकर गाड़ी वाला शॉक हो जाता है और बोलता है अरे ये क्या था, क्या मैंने दिन में भूत देख लिया? और अगले सीन में हमें एमसी फुल स्पीड से भागता हुआ दिखाया जाता है, जिससे लड़की की स्कर्ट भी उड़ जाती है और एमसी के कॉम्प्लेक्स के पास आ जाता है और फोन बोलता है आप अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं, होंगसान कॉम्प्लेक्स। सावधान रहें, अत्यधिक गति के कारण आप कुचले भी जा सकते हैं। और एमसी एक घर के बाहर खड़ा होता है, तब उसके पास बैठे अंकल बीड़ी फूकते हुए बोलते हैं बेटा क्या चाहिए? और बोलता है इस जगह का एक हिस्सा टूट के गिर गया है। तो एमसी बोलता है आपका शुक्रिया बताने के लिए। तब अंकल बोलते हैं फिर से एक लड़का। तो आंटी बोलती है लगता है कि वे अपना करियर बनाने के लिए शहर आए हैं। तब अंकल बोलते हैं लेकिन हमें रोजगार के लिए शहर के केंद्र तक जाना होगा, आजकल के बच्चे हमसे कहीं ज्यादा कष्ट झेल रहे हैं। और सीन शिफ्ट होता है और एमसी हमें एक घर में जाते हुए दिखाई देता है और सीढ़ी चढ़ते हुए अपने मास्टर को याद करता है कि उन्होंने कहा था मैंने तुम्हारे लिए मुफ्त वाईफाई वाला एक अपार्टमेंट ढूंढ लिया है, सभी के लिए बिजली और पानी का बंटवारा। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ इंटरनेट की गति सबसे तेज है, जो 2 मेगाबिट प्रति सेकंड तक पहुंच जाती है। और सोचता है कि मास्टर ने कहा था कि जो वो वाईफाई यूज करते हैं उसमें 200 के भी आता है, जिससे फिल्म रुक जाती है, बस आवाज आती है। और खुश होते हुए बोलता है मुझे नहीं पता 2 MBPS की स्पीड कैसी होगी, मैं थोड़ा उत्सुक हूँ। और एक अपार्टमेंट के सामने आकर रुक जाता है कि अच्छा तो यह अपार्टमेंट है, और डोर नोक करने लगता है और सोचता है बिजली और पानी बांटने से मास्टर का क्या मतलब था। तभी डोर खुलता है और एक सुंदर लड़की माल फूकते हुए बाहर आती है, जो देख के एमसी की नजर उसके गुब्बारों पर चली जाती है और शर्माते हुए बोलता है मैं एक अपार्टमेंट किराए पर लेना चाहता हूँ, मेरा नाम चू मिंग है। तभी लड़की बोलती है मैं शनियान अपार्टमेंट की मालकिन हूँ, और अंदर आते हुए बोलती है अपार्टमेंट बड़ा नहीं है लेकिन तुम्हारा काम चल जाएगा, वो रहा तुम्हारा रूम, तुम रसोई और लिविंग रूम का तो यूज फ्रीली कर सकते हो, पर कपड़े टांगने मैं नहीं, मुझे किसी के साथ अपने कपड़े टांगना नहीं पसंद, इसीलिए कपड़े टांगने का समय सोमवार, बुधवार और शुक्रवार है, अन्य समय पे टांगने की अनुमति नहीं है, क्या तुमने सुना? तब एमसी उसके कपड़े देखते हुए सोचता है अरे क्या डिजाइन है कपड़ों की, बाप ले कितनी कलर की चड्डियां हैं। तब लड़की बोलती है ओए तुम क्या देख रहे हो? तब एमसी बोलता है अरे कुछ नहीं, मैं तो बस ये बाहर का नजारा देख रहा था। और बोलता है चलो तो मैं अपने रूम में जाता हूँ। और रूम में उसे दिखाई देता है कि हर जगह चड्डी और बिकनी पड़ी हुई होती है, जो देख के एमसी के तो तोते उड़ जाते हैं। और लड़की बोलती है अरे मुझे माफ करना, दरअसल वो मेरा कमरा है। तब एमसी भाग के अपने कमरे में चला जाता है और दरवाजा बंद कर देता है, जो देख के लड़की माल फूकते हुए सोचती है ये शर्मीला और विनम्र लड़का है, ऐसा लड़का मिलना कोई आम बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा फ्रेंड्स।